नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश को आज मिलने जा रहा है नया उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के इस उपराष्ट्रपति चुनाव में डालेंगे। वो पहुंच चुके हैं संसद भवन परिसर, जहां कमरा नंबर F101 में ये वोटिंग की व्यवस्था रखी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन परिसर से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटर्स हैं और जो वोटों की संख्या है उसके हिसाब से सीधा सीधा पलड़ा एनडीए का भारी है। और ऐसे में जो दो उम्मीदवार आमने सामने, एक तरफ सीपी राधाकृष्णन हैं जो एनडीए के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। सभी सांसद पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए डालने जा रहे हैं। साथ ही साथ एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आप ये अंक गणित भी देख रहे हैं। संसद में अभी जो संख्या बल है उसके हिसाब से सीधे सीधे पलड़ा भारी एनडीए का। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे वोट डालने के लिए उस समय की ये तस्वीरें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे और उसके बाद शाम 6 बजे के बाद उपराष्ट्रपति कौन, इस सवाल का जवाब देश को मिलेगा। इसी साल 21 जुलाई की वो तारीख थी जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी और उसी मॉनसून सत्र के पहले दिन अचानक जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उपराष्ट्रपति पद से ये सियासी भूचाल सा जो आया था। और अब इसमें आज निर्णायक दिन इस लिहाज से कि वोटिंग है उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी के लिए और आज तस्वीर साफ हो जाएगी, शाम में ही नतीजा आ जाएगा। आप देख रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल नजर आ रहे हैं, किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चले इसकी भी कोशिश की जा रही है। इससे पहले चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधनों की तरफ से मॉक पोल कराकर अपने सांसदों की तैयारी भी करा ली गई है इस चुनाव के लिए। और अब आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, 10 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है और पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला है। धीरे धीरे कर सांसद यहां पहुंचते रहेंगे। आज दिन भर यह सिलसिला जारी रहेगा। लोकसभा की फिलहाल जो स्ट्रेंथ 542, राज्यसभा की 239, मतलब कुल वोटरों की संख्या 781 बैठती है। लेकिन ये जो 781 दोनों सदनों के कुल सांसदों की संख्या इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें से 3 दल ऐसे हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ना लेने की बात कह दी है। बीजेपी, जिसमें बीजेडी है, बीआरएस है और शिरोमणि अकाली दल है। इन तीनों दलों के मिलाकर होते हैं 12 सांसद। तो इन 12 को आप माइनस कर दीजिए, 781 में से कुल संख्या रह जाती है 769 की। तो 769 सांसद आज वोट डालेंगे और ये जो 769 की पूरी स्ट्रेंथ है इसमें बहुमत का आंकड़ा बैठता है 385 का। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ये वोटिंग का सिलसिला जो अब शुरू हो चुका है। 10 बजते साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। धीरे धीरे कर सांसद पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले पहले वोटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजने से चंद मिनट पहले ही संसद भवन परिसर पहुंच गए थे और जैसे ही 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और अंकित से ही जानते हैं। अंकित, 10 बजते साथ ही वोट डालने का सिलसिला शुरू और पहले वोटर आज के इस उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अंकित गुप्ता, बिल्कुल माना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं पहले वोटर और उन्होंने जैसे 10 बजे ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है अपना पहला वोट किया। हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे थे तो उनके साथ में किरेन रिजिजू थे, उसके अलावा जो है राम मोहन नायडू थे, जितेंद्र सिंह थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लेकिन जैसा हमको पता है कि जब भी कोई मतदाता मतदान केंद्र के अंदर जाता है तो वहां पर और कोई अंदर नहीं जा सकता। उसी प्रक्रिया का पालन यहाँ पर भी किया गया है। प्रधानमंत्री के साथ वो लोग मतदान केंद्र के बाहर तक आए, लेकिन जब अंदर गए तो प्रधानमंत्री अकेले अंदर गए
है, उन्होंने मतदान किया और अब प्रधानमंत्री अपने मत का इस्तेमाल करके निकल चुके हैं। और अभी जैसे हमको जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो ये निश्चित तौर पर रोमाना, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी और चुनाव में एक लोगों में उत्साह होता है, वो उत्साह की तस्वीरें आज हमको संसद भवन परिसर में भी नजर आ रही हैं। और भले प्रधानमंत्री क्यों ना हो, भले ही रक्षा मंत्री क्यों ना हो, ये वो तमाम बड़े नेता हैं जिनको भी पता है कि उनके एक एक वोट की क्या कीमत है। और इसी वजह से वो एक तरीके से होता है ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि आगे बढ़ करके एक जो संदेश भी दे रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है, प्रधानमंत्री को यहां से सीधे निकलना है पंजाब और हिमाचल के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए। लिहाजा प्रधानमंत्री ने पहला वोट किया है और कुछ ही मिनटों बाद वो निकलेंगे। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो है अपना वोट कर रहे हैं और जल्द ही उनका वोट होगा। और उसके अलावा एक तस्वीर और रोमाना यहां पर दिलचस्प है, वो ये है कि जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, जिसमें कई मंत्री भी शामिल हैं, वो कतार लगा के खड़े हुए हैं और कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से ये खूबसूरत तस्वीर है और कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र की मजबूती की ये तस्वीर है कि तमाम माननीय, आप माननीयों को देखेंगे कतारबद्ध तरीके से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का वोट डालने के लिए। अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए। और अंकित, अगर इस प्रक्रिया के बारे में हम बात करें तो यहाँ राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनके वोट की वैल्यू सेम होती है और वोट डालने के बाद जो प्रक्रिया अब सुबह 10 बजे शुरू हुई है, शाम 5 बजे तक मुकम्मल होगी और आज शाम ही उसके बाद नतीजे देश के सामने आ जाएंगे। देश को पता चल जाएगा कौन बनने वाला है देश का अगला उपराष्ट्रपति। अंकित, बिल्कुल हमारा देखिए 10 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई है, शाम के 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद फिर 6 बजे से मतगणना शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि अगले जो करीबन 2 से 3 घंटे के भीतर तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसे में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि रात में 8 बजे के आसपास थोड़ा सा वक्त आगे पीछे हो सकता है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन है। इस सबके बीच में एक अपडेट दे देता हूं, प्रधानमंत्री ने वोट कर दिया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। उसके बाद कौन गया है? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव वोट करने गए हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अब मतदाता की लाइन में जो लगे हुए थे, अब वो जो है अंदर पहुंच चुके हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो एक एक करके अब लोगों को अंदर भेजा जा रहा है जहां पर वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारा ये जो पूरी प्रक्रिया है ये भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि कल दिन भर हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और जो प्रक्रिया हमको बताई गई है कि कैसे ये मतदान होगा। देखिए हमारा जैसे ही जो कोई भी मतदाता, खुद प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी मतदाता जब अंदर जा रहा है तो उसको एक फॉर्म दिया जा रहा है। उस फॉर्म पर दोनों उम्मीदवारों के नाम है, क्योंकि दो ही उम्मीदवार है, सीपी राधाकृष्णन और उसके अलावा जो है सुदर्शन रेड्डी, इन दोनों के नाम लिखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मतदाता जाएगा अपना पेन लेकर के जाएगा और उस पर जो है ठीक या नंबरिंग करेगा। पेन वहां पर ही रखा होगा, यानी कि कोई अपना पेन लेकर के वहां नहीं जाएगा। अगर उसको जो है कुछ नंबरिंग करनी भी है तो वो जो वहां पर पेन दिया जाएगा उसी पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि तमाम जो पत्र है, यानी कि जो मतदाता के पत्र हैं जिसको वो लोग बाद में फिलअप करके जमा करेंगे, वो जो है एक ही पेन से भरे जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज हमारा यहाँ पर यह भी समझना होगा कि ये जो जब मतदान की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर 2 उम्मीदवारों का नाम है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी उम्मीदवार के सामने कोई टिक करना है या हाँ या ना लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर आपको नंबरिंग करनी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर एनडीए का कोई जो है मतदाता जाता है जो एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करना चाहता है और वो राधाकृष्णन को वोट करना चाहता है, तो वहां पर उनके सामने नंबर लिख देगा 1। और अगर उसको लगता है कि सुदर्शन रेड्डी को भी वोट किया जा सकता है या दूसरी वरीयता में रखा जा सकता है तो नंबर 2, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 लिखा जाएगा। और इसी तरह से तमाम सांसदों से कहा गया है कि आप जाइएगा, आपका जो उम्मीदवार है, यानी कि जो गठबंधन जिसको सपोर्ट कर रहा है या आप जिसको समर्थन कर रहे हैं, उसके नाम के सामने वरीयता के हिसाब से 1 लिखिएगा और 2 लिखने का भी विकल्प है। लेकिन रणनीति क्या बनाई गई है? रणनीति दोनों खेमों से बनाई गई है कि हम 2 नंबर किसी को देंगे ही नहीं, हमारा सिर्फ 1 ही वोट होगा और वो होगा जो हमारा उम्मीदवार है, यानी कि या तो जो है सीपी राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी। तो ऐसे में जो भी मतदाता मतदान करने के लिए जाएंगे वो जो वहां पर जो दोनों उम्मीदवार हैं उनके नाम के सामने एक बॉक्स बना होगा। उस बॉक्स में नंबर 1 या 2 लिख सकते हैं, लेकिन जैसी जानकारी मिली है कि नंबर 1 ही लिखेंगे जिस उम्मीदवार को भी वो सपोर्ट कर रहे होंगे।
और इसके साथ ही में एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया रोमाना वो भी बताना चाहेंगे कि देखिए अभी आपको एक तस्वीर भी नजर आ रही होगी, अगर हम दिखा पा रहे हो कि यहाँ पर किरेन रिजिजू और जयराम रमेश एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो ये भी लोकतंत्र के लिहाज से एक खूबसूरत तस्वीर है कि भले ही बाकायदा फोटो भी खिंचवा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, वो इस वजह से लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी तस्वीर है कि देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। दोनों ही पक्षों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, लेकिन जब देश का उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो फिर वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है राज्यसभा का जो है जो रोजाना की कार्रवाई होती है उसको चलाने की। तो ऐसे में मतभेद भले हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, जो लगातार कहा जाता है। ये तस्वीरें वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आते हुए, वो तस्वीर भी आपके सामने है। तो आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, और इसमें माननीय जो है वो वोटर हैं, लोकसभा राज्यसभा के सांसद जो है वो वोटर हैं। और ऐसे में आज के इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वोटर बने हैं, वोट डालने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वोट डाल दिया है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने वोट डाल दिया है, तमाम सांसद जो हैं वो कतार लगाकर खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए। ये वोटिंग चल रही है संसद भवन परिसर में, कमरा नंबर F101 में। आपको बता दें कि इस वोटिंग की प्रक्रिया जो होती है, उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, जो जानकारियां हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता दे रहे थे, ईवीएम का बटन यहां नहीं दबेगा, यहां वोट बैलेट पेपर से डाला जाएगा। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम लिखे होंगे और जो सांसद वोट डालने के लिए पहुंचेंगे उन्हें अपनी पसंद बतानी होगी, वरीयता के हिसाब से नंबर डालकर। जी, कोई टिक नहीं लगाना, कोई क्रॉस नहीं लगाना, सीधे सीधे नंबर डालना है। आपकी जो पहली पसंद है उसके सामने आप जो डिब्बा बना होगा, बॉक्स बना होगा, उसमें 1 लिख दीजिए। जो दूसरी पसंद है उसमें आप 2 लिख दीजिए। और जो रणनीति यहां पर गठबंधनों की तरफ से बनाई गई है, पार्टियों की तरफ से बनाई गई है, जिसका जिक्र अभी अंकित गुप्ता कर रहे थे कि आगे जब गिनती हो इसकी, जो आज ही शाम में होगी 6 बजे के बाद से, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए राजनीतिक दलों ने, गठबंधनों ने रणनीति ये बनाई है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ही पसंद बता कर आएंगे। मतलब जो 2 नाम होंगे उसमें एक ही डिब्बे के सामने वो अपनी पसंद वाला जो नाम है उस पर नंबर 1 लिखकर आने वाले हैं। फिलहाल ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई है उपराष्ट्रपति चुनाव में। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और फिर 6 बजे से गिनती शुरू होगी। और क्योंकि वो बैलेट पेपर है जिस पर वोट डाले जा रहे हैं तो समय लगेगा, और करीब 2 घंटे के बाद आप ये मानकर चलिए कि रात में 8 साढ़े 8 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन। ये जो क्राइसिस बना वो 21 जुलाई की तारीख थी, जब अचानक से जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, और उनके इस्तीफे के बाद से एक जो शून्य सा पैदा हुआ, उसी को भरने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से 7 अगस्त को ये अधिसूचना जारी कर दी गई थी उपराष्ट्रपति चुनाव की, जिसके बाद अब आज ये वोट डाले जा रहे हैं। और अगर नंबर गेम की बात की जाए, एक बार फिर से अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलेंगे। अंकित, अगर नंबर गेम के हिसाब से देखा जाए तो पलड़ा तो एनडीए का सीधे सीधे भारी, लेकिन गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं उम्मीद इस बात की कि वो जो अंतरात्मा की आवाज है सांसदों की, वो शायद उनकी मदद कर जाए, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव व्हिप तो लागू होती नहीं है। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, देखिए यहाँ पर पूरा जो है जो चर्चा चल रही है ना, वो अंतरात्मा की आवाज को लेकर ही चल रही है। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से हमने बातचीत की है, जो सुदर्शन रेड्डी का समर्थन कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि हमको ये पता है कि हमारे पास में नंबर नहीं है। और कल जो है जो अनौपचारिक तौर पर जब हमने उनसे जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि हमको जो जानकारी मिली है, यानी कि इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन का ये दावा है कि उनके पास में जो है 324 सांसदों के आसपास का समर्थन है, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज से जो एनडीए खेमे के जो सांसद हैं वो उनके पक्ष में समर्थन कर सकते हैं। वहीं अगर हम एनडीए खेमे की बात करें तो उनका यह दावा है कि 430 के आसपास उनके पास में समर्थन है, लेकिन मुमकिन है कि उनके समर्थन में वो जो सांसद भी आए जो कि इस वक्त जो है इंडिया गठबंधन के खेमे के हैं। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया कि यहां व्हिप तो लागू होता नहीं है, तो इसी वजह से हर तरफ से आवाज एक ही सुनाई पड़ रही है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट हो रहा है, और अंतरात्मा की आवाज पर संविधान या फिर जो एक वैचारिक लड़ाई है उसको ध्यान में रखते हुए मतदान करना चाहिए। और इसी वजह से चुनाव काफी जो है हम कह सकते हैं कि दिलचस्प है। देखिए रोमाना, अगर हम जीत और हार की बात करते हैं तो फिलहाल जब इस चुनाव की शुरुआत हुई है तब से माना यह जा रहा है
कि जो सीपी राधाकृष्णन है उनका पलड़ा भारी है और उनकी जीत में कहीं कोई शंका नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन फिर जिस बात का आपने भी जिक्र किया, जिसको मैं भी दोहरा रहा हूं, कि यहां पर विप लागू नहीं होता, यहां पर अंतरात्मा की आवाज, यानी कि जो सांसद किसी भी दल का क्यों ना हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों ना हो, किसी भी गठबंधन का क्यों ना हो, वो किसी को भी, यानी दोनों उम्मीदवार में से किसी को भी वोट कर सकता है। तो ऐसे में अब क्या वो पार्टी लाइन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुकाबला निश्चित तौर पर रोचक है और अंतरात्मा की आवाज की लगातार बात हो रही है। जी आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। स्टूडियो में मेरे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी मौजूद हैं। मेघा प्रसाद हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज राजपूत हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जरा जल्दी से पहला रिएक्शन मेघा से ही ले लेती हूँ। मेघा, अंतरात्मा की आवाज की बात की जा रही है, ये दलील दी जा रही है कि साहब विप तो लागू होती नहीं है, कोई खेल हो सकता है। खेल हो सकता है क्या, या फिर नहीं एनडीए के पास नंबर्स हैं? मामला तो पहले से ही तय नजर आ रहा है। मेघा, रोमाना, खेल होना थोड़ा सा मुश्किल है और इनफैक्ट अगर खेल होना है तो शायद एनडीए के फेवर में ही खेल होगा, अगर ऐसा होना है। क्योंकि किरण रिजिजू वो कल भी ये दावा कर रहे थे कि जितने नंबर्स हमारे पास हैं उससे ज़्यादा हमें वोट्स मिलेंगे। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि क्रॉस वोटिंग होगी और हमारे फेवर में क्रॉस वोटिंग होगी। और देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, जितने मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जो रीच आउट कर सकते थे ऑपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स को, मतलब इंडिया अलायंस के मेंबर्स को, उनको ये दायित्व दिया गया था। मुझे पता है कल कितनी फ़ोन कॉल्स गई हैं। फ़ोन कॉल्स मिनिस्टर्स से गई हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स से गई हैं, चीफ मिनिस्टर्स से गई हैं, जो बीजेपी और एनडीए अलायंस के चीफ मिनिस्टर्स और मंत्री हैं। उन सब ने इंडिया अलायंस में जिससे जिससे वो बोल सकते थे, हर किसी ने फ़ोन कॉल किया है। तो आप समझिए कि कोशिश क्या है एनडीए की। ये जो खेल हो सकता है वो तो एनडीए खेल करने की कोशिश कर रहा अपने फेवर में, कि नंबर्स हमें बहुत ज़्यादा आए। एक क्लेम कल किया है, जो हमारे एस्टिमेट है, आंकड़े हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है 422 का एक आंकड़ा है जो सीपी राधाकृष्णन के फेवर में होगा। लेकिन कल किरण रिजिजू ने बोला कि हमें 427 से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। तो उसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आपको इस बात की कॉन्फिडेंस है कि जो लोग इंडिया अलायंस के हैं वो आपके फेवर में वोट करेंगे। लेकिन बड़ी एक मज़ेदार और भी बात हुई है आज। देखिए, एक तीसरा पार्टी भी इस लिस्ट में ऐड हो गया है। बीआरएस और बीजेडी ने पहले से कहा कि हम एब्सटेन करेंगे, हमें नहीं वोट करना है। तो वैसे ही स्ट्रेंथ, पूरी इलेक्टोरल कॉलेज की स्ट्रेंथ कम हो गई। आज सुबह एसएडी ने बोला ना, सैड के सिर्फ एक ही मेंबर हैं लोकसभा में, लेकिन तब भी और भी नंबर कम हो गया। तो आपको हाफवे मार्क का जो नंबर है वो वैसे ही घट गया है। उसके बावजूद इनका ऐसा कहना है कि जो लोग हैं दूसरे साइड के, जैसे आपने कहा, अपील कर रहे हैं, आपके कॉन्शियंस को अपील कर रहे हैं, तो भाई कॉन्शियंस को अपील करें। दो चार चीजें सीपी राधाकृष्णन जी को लेकर बीजेपी ने काफी चीजें साधने की कोशिश करी है। रोमाना, पहले तो वो साउथ इंडिया से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं। इस पर बात करेंगे अभी हम। दोनों जो उम्मीदवार हैं उनकी स्ट्रेंथ्स पर आएंगे और किस तरीके से इन उम्मीदवारों का चयन हुआ, इस पर विस्तार से आगे चर्चा होगी। लेकिन पहले जिस बात का जिक्र आप कर रहे हो ना, कि देखिए 3 दल ऐसे हैं जिसमें बीआरएस हो गया, बीजेडी हो गया, अब तो शिरोमणि अकाली दल भी जुड़ गया है। तो इनकी कुल संख्या दोनों सदनों में मिलाकर सांसदों की 12 है। और वो जो नंबर है वो घटकर अब कहां पर आ गया है, 769 पर कुल सांसदों की संख्या आ गई। और ऐसे में वो जो जादुई वाला आंकड़ा है वो 385 का है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो नंबर का विश्लेषण है वो यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको। कुल संख्या सांसदों की लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी है, कुल वोटर्स कितने हैं। और क्योंकि 12 इसमें माइनस हो गए तो ऐसे में 781 वोटर्स अब नहीं रहे हैं। वोटर्स की संख्या घटकर अब 769 पर आ गई है, 769 पर। और ऐसे में वो जो बहुमत वाला आंकड़ा है वो घटकर आ गया है 385 पर। लेकिन आशीष के पास अब लेकर चलते हैं आपको, जिस बात का जिक्र आशीष मेघा कर रही थी कि साहब एनडीए की कोशिश ये कि इस प्रतीकात्मक लड़ाई के अंदर अपनी ताकत और बढ़ी हुई दिखाई जाए, क्योंकि यही वो नंबर्स हैं। और खासतौर से बीजेपी 240 पर रह गई है, बीजेपी जो है वो गठबंधन के साथियों के भरोसे है। ये सबसे बड़े वो हथियार हैं जिससे विपक्ष बीजेपी और एनडीए की घेराबंदी करता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी तो अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है, एनडीए तो मजबूती की तरफ कदम बढ़ा रहा है, उसके संकेत दे रहा है। यहां कहीं ये मामला उल्टा भारी तो नहीं इंडिया गठबंधन पर पड़ जाएगा कि जो नंबर्स हैं उनमें ही एनडीए की तरफ से सेंधमारी ना हो जाए? इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या है रणनीति आशीष? देखिए, अभी तक तो इंडिया गठबंधन के जितनी तमाम पार्टीज हैं वो इंटैक्ट दिख रही थी। इनफैक्ट इस बात को लेकर के रोमाना बड़ी चर्चा चल रही थी कि काफ़ी समय से ये आरोप लगते थे कि पार्लियामेंट में फ्लोर पर भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, तृणमूल कांग्रेस अलग रहती थी, कई पार्टियां इनका साथ नहीं दिया करती थी तमाम मुद्दों पर। कम से कम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे इंडिया ब्लॉक यूनाइटेड दिख रहा था। लेकिन गैप इतना ज़्यादा है। आज की ही तारीख में मैं बात करूं, जैसा अभी मेगा कह रही थी, किरण रिजिजू ने जो क्लेम किया है, 427 वोट्स तो ऑलरेडी एनडीए के पास है।
अगर आप इसमें स्वाति मालीवाल या 7 इंडिपेंडेंट्स और बाकी अकाली दल को अगर हम अलग हटा भी दें और बाकी 11 वोट्स आप YSRCP के ऐड कर देती हैं तो कम से कम 436 बन जाता है आंकड़ा। जी हाँ, तो बड़ा बहुत कंफर्टेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए अब कोशिश ये कर रहा है कि पिछले 3 दशकों में कहा जाता है सबसे बड़ा चुनाव जीता था जगदीप धनखड़ ने, उनके वोट थे 528। उसके कितना करीब जा पाता है एनडीए, इंडिया अलायंस का जीत। आत्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से there will be cross voting. I don't know. सर, अगर आप what is cross voting? क्या कहेंगे सर, प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना। लेकर होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई, अब क्या पूछ रहे हैं आप? एनडीए कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को? सर एनडीए के Thank साथ you, चलोगे, कुछ thank you. कहना चाहेंगे आज के दिन? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि मैं कोई क्रॉस वोटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अंतरात्मा की आवाज सुने। इसी का सहारा और इसी की उम्मीद इंडिया गठबंधन को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए है, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से तो इंडिया गठबंधन के पास उतनी ताकत है नहीं कि एनडीए को चुनौती दे पाए। वो 385 वाला जो बहुमत का आंकड़ा है एनडीए अपने बूते पर, उससे काफी आगे इस वक्त 436 पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में जल्दी से एक बार फिर आशीष के पास चलते हैं। आशीष, आप अपनी बात पूरी कीजिए, वो किस तरीके से खेमाबंदी के बारे में आप रणनीति बता रहे थे? ये कह रहा था कि एनडीए की मुझे लगता है कोशिश ये है कि 2022 में जगदीप धनखड़ का चुनाव हुआ था, 528 वोट पड़े थे। इससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए हैं, जगदीप धनखड़ या आगे पीछे, और आप देखिए उसमें मार्जिन्स बड़े कंफर्टेबल रहे हैं। कोशिश शायद एनडीए की है कि ये जो क्रॉस वोटिंग का क्लेम किया जा रहा है, इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया अलायंस के लोगों को अगर तोड़ करके, विप तो होता नहीं, आप पहले ही अपने दर्शकों को बता चुकी हैं, ऐसे में इंडिविजुअल केमिस्ट्री भी मैटर करती है। मेघा बहुत तफसील से बताएं कि कैसे रीच आउट किया गया आज सुबह तक, कल रात तक तमाम सांसदों को। ऐसा नहीं कि क्रॉस वोटिंग होती है तो सिर्फ इंडिया अलायंस की तरफ से, उधर से भी हो सकती है, लेकिन मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा मार्जिन है कि मैं आपको इंटरेस्टिंग डेटा बताऊँ, 315 वोट इंडिया अलायंस के पास अभी बताया जा रहा है। अगर आप इसमें बीजेडी, बीआरएस, अकाली दल सब लोग भी ऐड अप कर लें तो भी मुझे लगता है मिनिमम 75 वोट कम रह जाएंगे। ये भी हो सकता है कि 100 से 135 वोट कम रह जाए इंडिया अलायंस। जीतने की गुंजाइश नहीं दिखती। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, प्रतीकात्मक लड़ाई है, विचारधारा की राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है इंडिया अलायंस, लेकिन गैप इतना ज़्यादा है कि आप मान के चले देर रात 8 साढ़े 8 तक जो नतीजे आएंगे उसमें बहुत ही कंफर्टेबली सीपी राधाकृष्णन ये चुनाव जीत जाएंगे। फिर से दोहरा दो, एनडीए सिर्फ कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह जितना भी ज़्यादा मार्जिन बढ़ाया जा सके, ताकि इसको कोई नैरो कॉन्टेस्ट ना कहे। पिछली बार जो 528 वोट आए थे, उसके जितना करीब चले जाएंगे उतना फॉर्मिडेबल देखेंगे। रीजन क्यों? क्योंकि 2024 में जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे उसके बाद ये सरकार कोलिशन पे चल रही है। 2022 में मामला कुछ और था, फुल मेजॉरिटी की सरकार थी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, बीजेपी के अपने दम पर तब 303 सांसद थे और अभी वो संख्या घटकर 2024 लोकसभा चुनाव में 240 पर रह गई। और ऐसे में वो कितना ज्यादा मार्जिन बढ़ा लिया जाए, या फिर वो जो 528 वाला आंकड़ा आप बता रहे हैं, जगदीप धनखड़ साहब का जब चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति के लिए और उनको जो वोट मिले थे, उस संख्या के जितने करीब एनडीए को पहुंचा पाए, बीजेपी की रणनीति कुल मिलाकर इसी ओर है। हालांकि वो गैप इतना ज्यादा है कि उसको भी भर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा, ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला था उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर में, कमरा नंबर F101 जहां पर आज ये वोटिंग हो रही है, वहीं की ये तस्वीर आपके सामने। आपने देखा कैसे मतपेटी में जो वो पर्ची थी, बैलेट पेपर था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला। आज उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने हैं। जिस समय संसद भवन परिसर पहुंच रहे थे उस समय की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजने से चंद मिनट पहले ही संसद भवन परिसर पहुंचे और वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे उस कमरे में दाखिल हुए जहां आज चुनाव की ये प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं आप, वो फॉर्म दिया गया, स्पेशल पेन दिया गया, क्योंकि यहां मतदान का तरीका यह है कि स्पेशल पेन से ही बैलेट पेपर आपको भरना है। आप अपना जो पेन है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जो कागज था उसको मोड़ा और ये मतपेटी में डाला। ये तस्वीर आपके सामने। वोट करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपके सामने, अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां पर तमाम जो अधिकारी लगे हुए हैं चुनाव कराने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल संसद भवन परिसर से निकल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाढ़ प्रभावित जो राज्य हैं, पंजाब, हिमाचल, वहां का हवाई दौरा भी करेंगे और
फिर शाम में अब इंतजार कीजिए आप, क्योंकि 10 बजे जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। 6 बजे से वोटों की ये गिनती शुरू होगी और करीब 8 साढ़े 8 बजे तक नतीजा आपके सामने होगा। कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, एक बार फिर से जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, किस स्पीड के साथ, किस गति के साथ इस वक्त उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला जा रहा है? कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं माननीय अंकित। रोमाना देखिए, अगर मैं पिछली बार से तुलना करता हूं तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो है मतदान काफी जल्दी हो रहा है। उसकी वजह क्या है, उसके लिए भी पहले से तैयारियां की गई थी। कल जब हमने यहाँ पर तमाम सांसदों से बात की है जो आज मतदान कर रहे हैं, तो फिलहाल जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जब जो है वो मतदान करने आएंगे उससे पहले ही उनको एक लेटर भेजा गया है जो कि राज्यसभा सचिवालय की तरफ से भेजा गया है, जिसमें कहा यह गया है कि उसमें बाकायदा एक नंबर दिया गया था, यानी कि जो भी मतदाता होंगे जब यहां मतदाता उनकी जो कतार में लगे हैं तो उनका एक सीक्वेंस नंबर है। फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पर एक जो है कांग्रेस की कोई सांसद है और उनका जो है अगर मतदाता सूची में नंबर है 53वां, तो उनके उस खत में पहले से ही मेंशन है कि 53 नंबर पर आपका मतदाता सूची में नाम है। तो जब आप मतदान करने जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो 782 जो सांसद है उसकी लिस्ट में आपको अपना नाम ढूंढना होगा। आपको पहले से ही पता है, आप सीधे जाएंगे, अपना जो आईडी कार्ड देंगे और उसके आधार पर आप सीधे वोट करने आगे जा पाएंगे। और इसी वजह से रोमाना, अगर मैं बात करूं, पिछले जो करीबन जो है आधा घंटा 25 मिनट गुजरे हैं, 25 मिनट में काफी बड़ी संख्या में सांसदों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। और उसकी वजह मैं यही बता रहा हूं कि उसकी वजह यह है कि पहले से तैयारी की गई थी और कल जब मॉक पोल करवाया था, फिर चाहे वो इंडिया अलायंस की बात हो या फिर एनडीए अलायंस की, तो दोनों ने अपने सांसदों को बताया था कि आपको कैसे जाकर के मतदान करना है। तो साफ तौर पर आज जो प्रक्रिया पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ी सी तेज हमको नजर आ रही है, उसकी वजह यही है कि बेहतर तैयारी, बेहतर कोऑर्डिनेशन और बेहतर जो मैसेजिंग की गई है सांसदों को, उस वजह से। जी बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आप बता रहे हैं। देखिए, ये एक नई जानकारी है जो अंकित की तरफ से दी जा रही है कि जो वोटिंग प्रक्रिया है वो पिछली बार के उपराष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले इस बार सरल कर दी गई है, क्योंकि अब आप देखिए कि वो तमाम सांसद 781 जो वोट डालने पहुंचेंगे लोकसभा राज्यसभा के, पिछली बार क्या था कि उनको अपना नाम उस लिस्ट में ढूंढना पड़ा था, लेकिन इस बार जो सांसद हैं उनको पहले ही बता दिया गया है कि उनका नाम लिस्ट में किस नंबर पर है और सीधे उस नंबर पर टिक कर कर वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं अंदर कमरे में। मतलब समय बच रहा है। इसी वजह से इस बार जो चुनाव की गति है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है, पिछली बार के मुकाबले सरल, और ये एक सुधार जो चुनाव प्रक्रिया में किया गया है। एक बार फिर से लौटते हैं, ये जो चुनाव हो रहा है मेघा, सीधे सीधे प्रतीकात्मक लिहाज से ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है और विचारधारा की ये लड़ाई है। कुल मिलाकर जिस तरीके का उम्मीदवार एनडीए और उसके सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारा गया, संदेश यही है देश के सामने को और दर्शकों को इस बात की मैं एक बार याद दिलाऊं कि प्रधानमंत्री मोदी जब प्रस्ताव रख रहे थे राधाकृष्णन जी के लिए, पहले प्रपोजर थे, ही वॉज द फर्स्ट प्रपोजर। 20 और 19 और प्रपोजर होते हैं, 20 प्रपोजर्स होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहले ऐसा फर्स्ट प्रपोजर, उनका नाम प्रपोज किया। और उस वक्त जब ये नॉमिनेशन फाइल हो रहा था तो कमरे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा हंसते हंसते कि राधाकृष्णन जी को मैं बहुत पुराने समय से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ, इन्हें खेल में रुचि है मगर राजनीति में ये खेल नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी लाइन है जिसको ऑफकोर्स बहुत एक्स्ट्रापोलेट किया गया, इसकी बहुत इंटरप्रिटेशन हुई, लोगों ने इस पे विश्लेषण किया कि क्या अर्थ है इसका और अर्थ क्या होगा। आप पीछे की कहानी देखिए, लगभग 2 महीना होने को आया है, जगदीप धनखड़ जी ने रेजिग्नेशन अपना दिया। क्यों दिया, कैसे दिया, किसके बोलने पे दिया, क्या दबाव में दिया या खुद से दे दिया, ये सारे सवाल के जवाब जगदीप धनखड़ जी ही दें। लेकिन जो कहानी हम लोग जानते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में आशीष जी में कितना समय बिताते हैं पार्लियामेंट में, हम लोगों को पता है कि क्या उस वक्त हुआ था और एक तरीके से वो कहानी निकलकर बाहर आ भी गई है कि क्या खेल की जाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा लगा सरकार के लोगों को। और फिर जगदीप धनखड़ जी को शायद बोला गया रेजिग्नेशन देने के लिए, उन्होंने दे दिया। ये सवाल हम लोगों ने सरकार के बड़े मंत्रियों से भी पूछा है, उनका जवाब हर बार यही आता है कि जो उन्होंने अपने कागज़ में लिख के दिया, अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिख के दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसी वजह से वो गए हैं, हमें और कुछ और नहीं कहना है। लेकिन ये जो सेंटेंस प्रधानमंत्री जी ने, ये जो लाइन प्रधानमंत्री जी ने बोली, मुझे लगता है कि पूरी कहानी को उन्होंने एक लाइन में पिरो दिया कि भाई ये खेल
खेल में तो रुचि रखते हैं लेकिन राजनीति में खेल नहीं करते हैं। राधा कृष्णन जी बड़े लो प्रोफाइल हैं रोमाना, बहुत ही लो प्रोफाइल हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर थे लेकिन ये संघ से इनका ताल्लुक है, बहुत ही छोटे ही उम्र में ये संघ से जुड़ चुके थे। तमिलनाडु से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, 2 बार के सांसद है कोयम्बटूर से। कोयम्बटूर बीजेपी का एक ही गढ़ है पूरे तमिलनाडु में, इस बार तो वहाँ भी सफलता नहीं मिल सकी, अभी अन्नामलाई वहाँ से लड़ते हैं। लेकिन ये कहानी है राधा कृष्णन जी की। लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ में उनकी एसोसिएशन बड़ी पुरानी है, तो मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें साधने की यहाँ पर कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तो आप पिछड़े वर्ग से ला रहे हैं, दूसरा कि आप साउथ इंडिया, आप दक्षिण भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। दक्षिण भारत में आपने एक तरीके से समझिए तो खाता खोल नहीं पाए हैं। जहां आप कर्नाटक में आपकी सरकार थी वो भी चली गई है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लोकसभा इलेक्शन में आप तमिलनाडु में परफॉर्म करने का, वो भी उतना बढ़िया आपने परफॉर्म नहीं किया। तो दक्षिण की तरफ एक रुख कर रहे हैं, वो उस कंसोलिडेशन शायद सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ शायद कुछ हो। अगले साल इलेक्शंस भी है तमिलनाडु में, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, मगर मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं अपनी आकलन आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि संघ से जो इनका जुड़ाव है, और बहुत ही लो प्रोफाइल, कम बोलने वाले, आपने कभी भी इनको किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी में नहीं देखा है, चुपचाप किनारे रहकर अपना काम करने वाले ऐसे मेंबर हैं। और संघ से जुड़े हुए मुझे लगता है सबसे बड़ी खासियत प्रधानमंत्री जी के आंखों में यही है, और बहुत काबिल बताए जाते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सारी चीज़ों को लेकर राधा कृष्णन जी, और अब जैसे हम सब डिस्कस कर ही रहे हैं रोमाना, नंबर्स आर स्टैक्ड इन हिज फेवर, नंबर्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है इनके फेवर में। और शायद क्रॉस वोटिंग जो रेड्डी जी बार बार कह रहे हैं कि मैं आपके कॉन्शियंस को अपील कर रहा हूं, यही बात तो दूसरा साइड भी कह रहा है कि हम भी आपके कॉन्शियंस को अपील कर रहे हैं, और सही कैंडिडेट को चुनिए। तो इंडिया अलायंस के कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं साउथ इंडिया से, हो सकते हैं। देखिए दूसरे कैंडिडेट भी, रेड्डी जी भी तेलंगाना से हैं, लेकिन क्या पता तमिलनाडु के कुछ ऐसे मेंबर्स हो जाएं जिनका शायद हृदय परिवर्तन हो और उन्हें लगे कि हमें राधा कृष्णन जी को वोट देना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा शाम में 6 बजे जब शुरुआत होगी काउंटिंग की, देखना कि कितने वोट एनडीए अपने पाले में लेकर आया है। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने यहाँ पर रेखांकित की कि ये उम्मीदवारी के चयन में जिस बात पर सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए सीपी राधाकृष्णन की, वो यही कि बैकग्राउंड उनका आरएसएस वाला, मृदुभाषी हैं, राजनीतिक दलों की जो लकीरें हैं उससे ऊपर उठकर तमाम राजनीतिक दलों में उनके अच्छे संबंध हैं, और एक ऐसी ही शख्सियत की जरूरत है राज्यसभा को चलाने के लिए, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, और इससे पहले जगदीप धनखड़ साहब, वो तो लगातार इसी बात को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहते थे कि वो उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। मतलब कहाँ तो एक वक्त ऐसा था कि विपक्ष इस तैयारी में था कि जो राष्ट्रपति हैं तब जगदीप धनखड़ साहब, उनके खिलाफ उपराष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ वो इम्पीचमेंट मोशन ले आया जाए किसी तरीके से। और खैर अब ये जिस तरीके की चुनावी लड़ाई देखने के लिए मिल रही है उपराष्ट्रपति पद के लिए, यहां पर आमने सामने सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी, प्रतीकात्मक लड़ाई ज्यादा है क्योंकि नंबर गेम के हिसाब से हम सब जानते हैं एनडीए का पलड़ा भारी है। वोटिंग शुरू हो गई है, शाम 5 बजे तक उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाले जाएंगे, और फिर ये जो बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग हो रही है इसकी गिनती शाम 6 बजे शुरू होगी और करीब 8 साढ़े 8 बजे तक नतीजा देश के सामने होगा। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ युवाओं के विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद नेपाल सरकार ने युवाओं के भारी विरोध के बाद सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध, लगा बैन हटा लिया है। पुलिस और सेना की गोलीबारी में 21 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, 422 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हैं।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह बीते कल झड़पें हुई। काठमांडू में प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर तक में घुस गए, वहां जाकर जमकर तोड़फोड़ की। विरोध प्रदर्शन न सिर्फ काठमांडू बल्कि पोखरा, बुटवल, भैरवा, भरतपुर, इटाहारी, दमक तक फैलता दिखा। हालात काबू में करने के लिए काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। अभी भी बेकाबू हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण नेपाल में बने हुए हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। सड़कों पर सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली है और ये जो कल हालात बिगड़े थे, इसके बाद नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट नहीं है। इस्तीफे की मांग प्रधानमंत्री ओली की कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हंगामे को देखते हुए नेपाल सरकार देर रात बैकफुट पर आ गई। नेपाल सरकार झुकी है प्रदर्शनकारियों के सामने। कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद संचार मंत्री पृथ्वी गुरुङ ने कहा है, सरकार ने प्रदर्शनकारियों की बात मान ली है। सोशल मीडिया हमने दोबारा से ओपन कर दिया है। युवा अब विरोध बंद करें, यह सरकार की तरफ से अपील की गई। हालांकि इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रोक हटाने से कल इनकार किया था। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं नेपाल के युवा, और नेपाल के युवा भी खासतौर से जेन जी यानी 18 साल से लेकर 28 साल तक की उम्र वाले ये युवा हैं जो सड़क पर उतरे हुए हैं और इस विरोध की कमान उन्होंने ही अपने हाथ में ले रखी है। एक बार फिर आपको बता दें कि कल इस विरोध प्रदर्शन में 21 लोग मारे गए, 422 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई घायल अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रहे हैं। ऐसे में अब सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार झुक गई है प्रदर्शनकारियों के सामने। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट होंगे? क्या ये विरोध की चिंगारी जो कल धधकती हुई नजर आई नेपाल में, जिसने कल पूरे नेपाल को अपनी जद में ले लिया, सरकार के बैकफुट पर आने के बाद और सरकार के झुकने के बाद, क्या ये मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा, विराम लग जाएगा या नहीं? अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है और जब तक नेपाल में प्रदर्शनकारी सत्ता परिवर्तन नहीं करवा लेते तब तक प्रदर्शनकारी अब की बार तो नहीं हटने वाले। ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हालात क्या हैं नेपाल में, सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की एक रिपोर्ट। न्यू बायनासोर इलाका काठमांडू का वो इलाका जहां पर नई संसद भवन है, वहां पर हालात फिर तनावपूर्ण है। आप देख सकते हैं लोगों ने पथराव किया है और इस तरफ ये देखिए, ये ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऊपर से देख सकते हैं आप किस तरह से बचने के लिए पुलिस ने अपने आप को कॉर्डन ऑफ किया है और हर तरफ से पथराव हो रहा है। अब देखिए पुलिस किस तरह से एक्शन में भागी है और उन लोगों को जो यहाँ न्यू बायनासोर इलाके में जमा हो रहे हैं, उन लोगों को भगाने के लिए, तितर-बितर करने के लिए ये एक्शन चल रहा है। ये वही इलाका है जहाँ पर कल हिंसक झड़प में 19 लोगों की जान चली गई थी और इसके अलावा हालात इतने तनावपूर्ण बन गए थे कि अब तक 2 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है और दबाव ये बन रहा है कि केपी ओली की सरकार बचेगी या जाएगी। एक एक करके क्या सभी मंत्री इस्तीफा दे देंगे? इस वक्त हालात आपको काठमांडू की उन गलियों के दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस का बल उनका पीछा कर रहा है और ये जो गलियों से निकलकर भीड़ आ रही है, ये गुस्सा जो है ये फूट रहा है। जो प्रदर्शनकारी युवक हैं उनको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए पुलिस से बचाने के लिए उन लोगों को ये एक्शन देखने को मिला है। लोग छतों पर चढ़कर या फिर गलियों से निकलकर पथराव कर रहे हैं और उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस दूर तक उनके पीछे जा रही है और ये हालात नेपाल में कई जगह पर इसी तरह से बने हुए हैं। लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं लोग पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं, लिहाजा कल आर्मी को तैनात किया गया था, लेकिन बावजूद उसके अभी भी गुस्से में हैं लोग और सड़कों पर तनाव के कारण कहीं पथराव, कहीं भीड़ का जमावड़ा, कहीं विरोध प्रदर्शन, कहीं नारेबाजी केपी ओली सरकार के खिलाफ देखने को मिल रही है। तो ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज की मौजूदगी आप देख रहे हैं। नेपाल के ताजा हालात आप देख रहे हैं। एक बार फिर से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। काठमांडू में युवाओं ने फिर से प्रदर्शन किया है। नेपाल सरकार ने राजधानी काठमांडू में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू फिलहाल लगा दिया है।
काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये कर्फ्यू 8 सितंबर सुबह 8:30 बजे से लागू हुआ और ये अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया, काठमांडू महानगर पालिका के भीतर किसी भी प्रकार की आवाजाही, सभा, जुलूस, प्रदर्शन, घेराव, सार्वजनिक बैठक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। अभी के हालात क्या हैं वो देखना जरूरी है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, दिखाते हैं आपको जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। ज्यादातर लोगों को पथराव से बचने के लिए जो शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर डंडे के साथ तैनात किया गया है, ताकि अगर कोई भी भीड़ में से निकलकर या भीड़ जमा होकर इस तरफ आती है तो कल जैसे हालात ना बन पाए, जिसमें कि कल न्यू बायनसोरा इलाके में पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर रबड़ की गोलियां चलाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई और कहा यह जा रहा है कि गोलीबारी के बीच में 19 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, तकरीबन 500 घायल हैं। उनमें से कई की हालत अभी भी चिंताजनक है। वो हालात दोबारा ना बन पाए, इसीलिए केपी ओली सरकार जो है वो सख्ते में है। हम ये कह सकते हैं कि भारी दबाव में है। सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन हटा लिए गए हैं। अब चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो या बाकी तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो नेपाल में काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी भी गुस्सा दबा नहीं है। दरअसल ये लड़ाई सोशल मीडिया की नहीं है, ये लड़ाई सोशल मीडिया के माध्यम से केपी ओली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए उस पर संगीन आरोप लगाने की आम जनताओं की, आम लोगों की, युवाओं की और सरकार के बीच में और सरकार के अंदर से जो निकला हुआ भ्रष्टाचार है उसको लेकर जन जन तक पहुंचाने की एक लड़ाई है। खास बात यह भी है कि इस बार नेपाल के चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हों, हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र हों या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले युवा हो, वो सब इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि युवाओं के इस आंदोलन को पूरा समर्थन मिल रहा है। बड़ी चुनौती क्या है? क्या केपी ओली सरकार बच पाएगी? होम मिनिस्टर का इस्तीफा हो चुका है। होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने कल ही हिंसक घटना के बाद 19 लोगों की मौत के बाद अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया था, लेकिन क्या केपी ओली सरवाइव कर पाएंगे आज नेपाल की इन सुनसान गलियों में? यही सबसे बड़ा सवाल है। सिंह दरबार के बाहर अगर हम देखें तो कर्फ्यू का कोई असर नहीं है, लेकिन सिंह दरबार जहां पर भारी पुलिस की और सेना की तैनाती की गई है, वहां आम आवाजाही पर कोई बहुत रोक टोक नहीं है। लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि अगर कोई भी दंगा फैलाने की नीयत से या फिर अगर कोई उपद्रवी इधर घुसता है, प्रदर्शन करने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है तो उसे रोका जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल सरकार सोशल मीडिया पर बैन हटाने के बाद लोगों के अंदर जो एक आग जल रही है उसको शांत कर पाएगी या नहीं? कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, सिंह दरबार, काठमांडू। तो लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं, काठमांडू की तस्वीरें हैं और कल जिस तरीके से यहां पर हिंसा भड़की थी उसके बाद आज सुरक्षा के और चाक चौबंद इंतजाम है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अभी भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। काठमांडू से हमारे साथ एक प्रदर्शनकारी आशिका बोड़े मौजूद हैं। जरा सबसे पहले आपको उन्हीं के पास लेकर चलेंगे और उन्हीं से जानते हैं। आशिका, जरा बताइए कि अभी की स्थिति क्या है काठमांडू में, नेपाल में? हेलो जी आशिका, मेरी आवाज मिल रही है? तो अभी सिचुएशन क्या बनी हुई है? सरकार तो झुक गई है, क्या प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट हैं? हेलो, नमस्ते। सिचुएशन बहुत ही खराब है और सरकार ने कर्फ्यू इम्पोज किया है और काठमांडू और लगायत के बहुत महत्वपूर्ण सिटीज एरिया में कर्फ्यू है। सरकार के तरफ से इतना कुछ सिंपैथी भी नहीं आया और हम तो प्राइम मिनिस्टर केपी ओली के रिजाइनेशन के लिए मांग कर रहे हैं। और जो कोalition गवर्नमेंट है नेपाली कांग्रेस, जिसके साथ केपी शर्मा ओली मिलकर एक सरकार बनाया है, सो नेपाली कांग्रेस भी पार्टी से अलग होने का एक स्टेटमेंट निकाल रही है और होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने भी रेजिग्नेशन दिया है। पर केपी शर्मा ओली doesn't show any sign of resignation and he doesn't show any sign of sympathy. That's the situation right now.
तो मतलब जब तक केपी शर्मा ओली पद से नहीं हटेंगे तब तक ये आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा? It might be because KP Sharma Oli, even though Nepal is a member of various conventions, नेपाल ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी को रेटिफाई किया है। जो कल हुआ था वो सब के अगेंस्ट है। हम अब ग्लोबल इमीडिएट एक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं यूएन और संस्था इस बात को ध्यानपूर्वक देखे, वरना केपी शर्मा ओली isn't going to stop. He will be using more forces. He has become an anarchist and he has shown some autocratic traits. जैसे किस Like तरीके he- के? जी जी। Yes, he killed 20 youth students. How can you kill a student? How can you kill a common student's son or daughter? Those who are in school dresses. You can't kill them. You could detain them, you could perform other actions, but you can't kill them. That's against the Nepal's national law and also the international law. That's Nepal party too. There are आप various जिस बात duties. को लेकर जिस बात को लेकर गुस्से का इजहार कर रही हैं कि साहब देखिए वहां पर युवा थे, 18 से 28 साल की उम्र के, ये कई तो बच्चे थे, स्कूली बच्चे थे और यूनिफॉर्म्स में अपने वहां पर थे, और उनको रोकने के लिए जिस तरीके की ताकत का इस्तेमाल किया, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि बहुत से जो छात्र हैं उनको सीधे सिर में गोली मारी गई है। इसको लेकर कोई जानकारी जो आप साझा करना चाहें? Yes. One of the students he was shot in the head in front of the parliament. In front of the parliament, he was shot and he died on the spot. And ठीक है। the police was very much anarchist. And और ये सब आप कह रही हैं कि इशारे पर केपी शर्मा ओली, और जब तक केपी शर्मा ओली नहीं हटेंगे तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। हम सीधे ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, ये एक प्रदर्शनकारी थी जिनसे अभी मैं बात कर रही थी, और इनकी नाराजगी देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मामला यहां से शांत नहीं बल्कि अभी और भड़केगा। जगविंदर पटियाल, क्या है तस्वीर ग्राउंड की? देखिए, मुझे लगता है रोमाना की केपी ओली की कुर्सी हिल रही है, और उसकी कुर्सी ये कब तक हिलती रहेगी और गिर जाएगी ये तय नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काठमांडू में, उसी संसद भवन के बाहर जहां पर कल 19 लोगों की पुलिस एक्शन में मौत हुई है। और मेरे पीछे ये आप सीधी तस्वीरें देखेंगे कि कैसे यहां पर भीड़ एक बार फिर पार्लियामेंट के आसपास बढ़ती जा रही है। पीछे टायरों को आग लगाई गई है। पुलिस लोगों को बाजार के अंदर से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने से रोक रही है। ये दबाव है केपी ओली के ऊपर। जहां पीछे आग और जो धुआं आप देख रहे हैं, ये आग और धुआं इन सड़कों पर नहीं निकल रहा है, ये पार्लियामेंट के अंदर तक इस धुएं की घुटन जा रही है। सोशल मीडिया बैन करने को लेकर जो यहाँ पर हंगामा शुरू हुआ, हंगामे ने हिंसक रूप लिया। हिंसक रूप और प्रदर्शन के बीच में 19 लोगों की मौत हुई, तकरीबन 500 लोग घायल हैं। और ये युवा जो हैं अब जगह जगह पुलिस से लोहा ले रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन जैसे जैसे आज दिन आगे बढ़ रहा है उसी तरह से ये विरोध प्रदर्शन भी बढ़ रहे हैं। ये सत्ता के परिवर्तन की आहट एक तरह से सुनाई दे रही है। अब तक केपी ओली सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, जिसमें कृषि मंत्री और गृह मंत्री शामिल हैं। लेकिन बाकी मंत्रियों पर भी ये दबाव है कि लोगों के गुस्से के आगे वो घुटने टेकें। लड़ाई यहाँ पर सोशल मीडिया और भ्रष्टाचार को लेकर है। लोगों का आरोप है कि केपी ओली सरकार भ्रष्टाचार फैलाती है, और उस भ्रष्टाचार को वो जैसे ही सोशल मीडिया पर बेनकाब करते हैं, इसकी वजह से उसे बैन किया जाता है। लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। जबकि केपी ओली सरकार का ये आरोप है कि सोशल मीडिया जिस तरह से बेरोक टोक चल रहा है, उससे सरकार के खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर साइबर क्राइम की घटनाएं भी बढ़ी हैं और लोग जो हैं वो अलग तरह के अपराध में शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह से सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है। लेकिन इन दोनों मुद्दों के बीच में ये भीड़ सड़कों पर आ गई है। और खास बात यह है रोमाना कि इस बार सभी युवाओं ने मोर्चा संभाला है। कल जब मैं यहाँ काठमांडू आ रहा था, मैंने देखा कि फ्लाइट के अंदर भी बहुत सारे युवा जो भारत से यहाँ आ रहे थे। यानी इस प्रदर्शन को सपोर्ट है उन तमाम युवाओं की जो चाहे नेपाल में रह रहे हैं या
नेपाल के बाहर रह रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा और क्लोज तस्वीरें आप देखेंगे। धुएं का पीछे अंबार है, टायरों को आग लगाई गई है और ये युवा किस तरह से पुलिस से टकराने के लिए, विरोध करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीर सीधी आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं और लोगों का एग्रेशन देखकर आपको ये समझ आ जाएगा कि ये इतनी जल्दी अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने वाले नहीं है। नारेबाजी की जा रही है केपी ओली सरकार के खिलाफ। और देखिए, ये जो तमाम युवा हैं, ये अलग अलग एनजीओ से यहाँ पर जमा हुए हैं और इनको रोकना पुलिस के लिए ना सिर्फ एक चुनौती है बल्कि जोखिम भरा भी है। पुलिस को अब हथियार नहीं दिए गए हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो है डंडे और उन केन शील्ड्स के साथ हैं जो पथराव को रोकने के लिए बनाई गई हैं। यही वो रास्ता है, यही वो न्यू बायनासोर का काठमांडू का इलाका है रोमाना, जहाँ पर कल हिंसा हुई थी। और अब ये आज ताज़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये युवा यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, टायरों को आग लगाई गई है। पार्लियामेंट की तरफ जितनी भी स्ट्रीट निकल कर आती हैं, बाजार रिहायशी इलाकों से जितनी भी गलियाँ सड़कें निकल कर आती हैं, उन पर इसी तरह से लोग नारेबाजी करते हुए हाथों में पोस्टर उठाए भ्रष्टाचार के खिलाफ और सोशल मीडिया के जरिए उनकी आवाज़ को दबाने की जो कोशिश हो रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सिर्फ रोमाना यहीं का हाल नहीं है, ये शहर के बहुत सारे इलाकों में इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। काठमांडू में विरोध प्रदर्शन की ये सीधी तस्वीरें, एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी खड़े हैं और ये जोर जबरदस्ती का जिस तरह की नारेबाजी है वो लगातार तेज होती जा रही है। और मुझे ये लगता है कि केपी ओली सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चिंता की वजह है। जो लोग घायल हुए थे, आप देख सकते हैं, उन्होंने अपनी चोटों पर, अपने जख्मों पर पट्टियां लपेटी हुई हैं और बावजूद उसके वो यहाँ पर विरोध करने के लिए या फिर केपी ओली सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। डेंजर का निशान हाथ में लिए हुए हैं और सोशल मीडिया को ये माना जाता है नेपाल में कि अगर कोई भी चीज़ लोगों तक पहुंचानी है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन तमाम से, यूट्यूब के ज़रिए ये तमाम लोग जो हैं ये अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। और ये तस्वीरें जगह जगह देखने को मिल रही हैं। आज काठमांडू में टायरों को आग लगाई गई है, कुछ महिलाएं भी पीछे खड़ी हैं और ये जो युवा हैं ये इन्हीं गलियों से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस तरफ इन्हें रोकने के लिए पुलिस किस तरह से तैनात है इसकी तस्वीर भी देख लीजिए। इन गलियों को कैंटिली तारों के साथ और इन फोर्सेस के जमावड़े के साथ रोकने की तमाम कोशिशें जारी हैं, क्योंकि कल पार्लियामेंट तक जब ये भीड़ पहुंच गई थी तो इस भीड़ ने वहां ना सिर्फ पार्लियामेंट की चारदीवारी को तोड़ा बल्कि अंदर घुसकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें पुलिस एक्शन हुआ और उसमें 19 लोगों की जान गई। रोमाना। बिल्कुल, जगविंदर पटियाल तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। काठमांडू की आज की तस्वीरें हैं और आज देखिए, इन तस्वीरों को देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि अगर कर्फ्यू लगा हुआ है तो फिर उसका पालन तो यहां पर नहीं हो रहा है, क्योंकि भीड़ है, हुजूम है जो काठमांडू की सड़क पर उतरा हुआ है और उसके सामने खड़े हुए हैं सुरक्षा कर्मी, जिनके हाथ में बड़ा बदलाव, ये जिसका जिक्र जगविंदर पटियाल कर रहे थे कि साहब आज गोली मारने वाले हथियार नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ डंडे हैं और साथ ही साथ अपना बचाव करने के लिए वो शील्ड्स हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये भीड़ जिस तरीके से काठमांडू की सड़कों पर कर्फ्यू के बावजूद उतरी हुई है, क्या माना जाए जगविंदर पटियाल? क्या केपी शर्मा ओली का जाना तय? क्या इस सरकार का जाना तय? ये वो सवाल है जिसका जवाब आगे जगविंदर पटियाल से लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।